समाज के डर से कभी भी अपने फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है, 2 वक्त का खाना नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और यह सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के बारे में ही है। श्रीमद् भागवत गीता में सूर्य को सूर्य नारायण के नाम से संबोधित किया गया है और वेदों में सूर्य को इस संपूर्ण जीव जगत की आत्मा माना गया है। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और जगत का पिता कहा गया है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं है। सूर्य की शक्ति से ही समस्त ग्रह चलायमान है और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ और अच्छी है तो जातक के जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पूर्वज, पिता, सफलता और सरकारी सेवा प्रदान करने वाला, राजशाही गौरव दिलवाने वाला और विभिन्न स्थानों पर उच्च पद प्राप्ति का कारक माना गया है। ऐसा व्यक्ति वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, पिता को कष्ट, पिता के सुख में कमी, पिता से वैचारिक मतभेद, सरकारी कार्यों में बाधा और आंखों के रोगों से परेशान रहता है। आंखें बहुत जल्दी कमजोर हो जाती है। अब बात करते हैं संक्रांति काल की, कि महाभारत काल के वीर योद्धा भीष्म पितामह का भी धनु संक्रांति के साथ में संबंध है। क्या संबंध है? धनु संक्रांति का दूसरा नाम पौष संक्रांति भी है। भारत के दक्षिण भाग में इसे धनुर्मास के नाम से जाना जाता है और पितामह भीष्म महाभारत के युद्ध में खर मास में ही पराजित हुए थे और खर मास के अंत तथा सूर्य के उत्तरायण के समय उन्होंने अपनी देह को त्याग किया था। सूर्यदेव की एक राशि में रहने की अवधि 1 माह की होती है। सूर्यदेव जब धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी अच्छे और शुभ कार्यों का पुनः आरंभ हो जाएगा, अर्थात मकर संक्रांति से सारे शुभ कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। अब बात करते हैं धार्मिक महत्व के बारे में। धनु संक्रांति के समय रोग बढ़ते हैं, मनुष्य का मन चंचलता से भरा होता है। धनु संक्रांति को मनाते समय भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते हैं। यह त्यौहार उड़ीसा में फसल के कटने के बाद में मनाया जाता है। इस दिन ओडिशा के लोग मीठी भात बनाते हैं और उसे भगवान जगन्नाथ को प्रसाद के रूप में चढ़ा करके बांटते हैं। धनु संक्रांति को हेमंत ऋतु शुरू होने पर मनाया जाता है। ये भी एक मान्यता है। धनु संक्रांति के दिन सभी सूर्य भगवान की आराधना और कथा करते हैं। इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है और कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से लोग अपने बुरे कर्म और पापों से मुक्त हो जाते हैं, अच्छे जीवन को स्वच्छ करते हैं या अपने जीवन को साफ करते हैं। साथ ही इस दिन पूजा करने से भविष्य सूर्य की भांति चमक उठता है। कई लोग इस दिन घरों में भगवान सत्यनारायण की पूजा भी करते हैं। अब बात करते हैं धनु संक्रांति के महत्व के बारे में। धनु संक्रांति के दिन तीर्थ या पवित्र नदियों में स्नान करके दान देने का महत्व है। इस दिन सूर्य उपासना जरूर करनी चाहिए। धनु संक्रांति के दिन सूर्य पूजा त्वरित फलदायी मानी जाती है, अर्थात ये बोल सकते हैं कि शीघ्र से शीघ्र प्रभाव देने वाली मानी जाती है। इनके अलावा विष्णु जी और शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन तर्पण करने का भी विधान है। इससे पितरों को शांति मिलती है और उनकी प्रसन्नता से, अर्थात पितरों की प्रसन्नता से जीवन के कष्ट कम होकर के सुख ज़्यादा प्राप्त होते हैं। इस संक्रांति के दिन धनु संक्रांति दान देने का बड़ा भारी महत्व है। इससे ज़रूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। धनु संक्रांति पर खास तौर पर गोदान देने की बात कही गई है। तो परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन गाय की सेवा करें और उन्हें चारा खिलाएं। संभव हो तो उनके लिए चारा आदि के लिए दान करें। अब बात करते हैं संक्रांति की पूजन विधि की। बुधवार को मेष के चंद्रमा और भरणी नक्षत्र में धनु संक्रांति आरंभ होगी। इस बार संक्रांति वरा वाहन पर सवार होकर के आ रही है। धनु संक्रांति का पुण्यकाल प्रातः 6:37 से दोपहर 11:54 तक है और धनु संक्रांति का महापुण्यकाल प्रातः 6:37 से प्रातः 8:22 तक है। अब इस संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए कि इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्यदेव का ध्यान करते हुए आप पूजा करनी है और उस दिन व्रत का संकल्प लेना है। सुबह सुबह सूर्यदेव की विधिवत आप पूजा करें और संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। दोपहर में पितरों का स्मरण करके उनकी शांति के लिए तर्पण करें। जरूरतमंद लोगों को दान करें और गाय को रोटी या चारा खिलाएं और इस दिन बिना नमक का भोजन करें। ये तो बात हुई संक्रांति की, संक्रांति के शुभ समय की या उसके महत्व की, उसकी पूजा विधि की। आइए अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की, क्योंकि कुंडली में बनने वाले, चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली, इसमें बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही आपको या मेरे को अच्छा करने या बुरा करने की ओर प्रेरित करती है। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से बुध के साथ में युति हो जाएगी
और इस युति का क्या परिणाम होगा, पहले तो यही अपन जान लेते हैं। सूर्य और बुध जब कुंडली में एक साथ हो तो बुध अतिथि योग का निर्माण होता है। बुध बुद्धि का स्वामी है तो सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता का। जब सूर्य और बुध एक साथ में हो जाते हैं तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस योग से सोचने समझने की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में वृद्धि कर देंगे और बुध अदिति योग राजयोग कारक माना जाता है। यही सूर्यदेव 16 दिसंबर 2021 की प्रातः 3:42 पर मूला नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करके धनु राशि में आ जाएंगे। मूला नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतु। धनु राशि यह एक अग्नि तत्व प्रधान राशि है और सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। धनु राशि के स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति देव। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। हालांकि धनु राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए अब इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर नजर कि आपकी राशि को क्या मिलने वाला है। आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से नवम भाव में भाग्य भाव में गोचर व सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब आपके कामकाज में, आपके कैरियर में यह समय अनुकूल बना रहेगा और यदि लंबे समय से आप मकान खरीदने के लिए प्रयासरत हैं तो इस समय सफलता मिलने वाली है, सफलता मिल सकती है। सरकारी योजनाओं से भी आपको कोई न कोई लाभ मिल सकता है, लेकिन वर्चस्व में, रुतबे में कुछ कमी का एहसास होने लगेगा। झूठे आरोप भी लग सकते हैं, बिना किसी कारण के खर्च या फिर फाइनेंशियल लॉस भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे ही समय में व्यावसायिक आय में लाभ में कमी, रोग और अशांति उत्पन्न हो सकती है। घर में किसी धार्मिक कोई आयोजन भी हो सकता है, मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको जरूर राहत प्रदान करेंगे और वो उपाय क्या होंगे वो इस एपिसोड के अंत में मैं विस्तार से बतला रहा हूँ। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में गोचर व सूर्यदेव के प्रवेश से आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती है। तो वहीं ऑफिस में भी आपकी परफॉर्मेंस कुछ खराब या कुछ कम इफेक्टिव रहने लगेगी। साथ ही आप में से कुछ लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं जिनकी टेम्परेरी नौकरी थी उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। सब मिलाकर के व्यावसायिक दृष्टि से ये समय अनुकूल नहीं कह सकते हैं। शत्रुओं से, विरोधियों से विवाद बढ़ेगा और साथ ही साथ शारीरिक रूप से आपको पाइल्स या डाइजेशन सिस्टम जैसे रोग पैदा हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। जीवन साथी को भी कुछ कष्ट हो सकता है या कष्ट बढ़ जाएगा। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। वो एक्सपेंसेस हो सकता है बीमारी को ठीक करने में मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो। बुखार या हाई ब्लड प्रेशर के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको जरूर राहत देंगे। इस एपिसोड के अंत में मैं सूर्य के उपाय विस्तार से बतलाने वाला हूँ। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचर व सूर्य के प्रवेश होने से दाम्पत्य जीवन में मन मुटाव की, कटुता की उत्पत्ति होगी। जीवन साथी या संतान बीमार भी हो सकती है। जिनके विवाह की बात चल रही है हो सकता है इस समय उन्हें अड़चन का सामना करना पड़े और कामकाज में व्यवधान मिलने लगेगा। आपके व्यवसाय में ऑब्स्टेकल्स आने लगेगी या पैसा फंसने लग सकता है। लोग वह कमिटमेंट करके भी पीछे हट जाएंगे। यात्राएं इस समय कष्टकारी हो सकती है और आपको पेट के रोग, सिर दर्द या फिर बैक पेन या कमर की मांसपेशियों में खिंचाव जैसी परेशानियां आ सकती है। फाइनेंशियल लॉस और मानहानि के कारण मन दुखी रहेगा। सूर्य के उपाय आपको जरूर राहत प्रदान करेंगे। आइए अब बात करें अगली राशि की और वो राशि है कर्क राशि। आपकी राशि से 6ठे भाव में रोग भाव में गोचर व सूर्य का प्रवेश होगा और यह शुभ होगा। अब कार्य सिद्धि और सर्व सुखों की प्राप्ति होगी। सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। नई नई वस्तुओं की खरीद हो सकती है, शॉपिंग हो सकती है। विरोधियों की, शत्रुओं की पराजय होगी। रोगों से राहत मिलेगी, विशेषकर घुटनों और कमर के दर्द में। गवर्नमेंट के अधिकारियों से या बड़े लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा, फायदा मिलेगा। सेल्फ रेपुटेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। रोग, शोक, मोह इन सभी भावों का नाश होकर के शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहने लगेंगे। आइए अब बारी है सिंह राशि की। तो सिंह राशि से 5म भाव में शिक्षा और संतान भाव में गोचर व सूर्य के आने से शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलने का योग बनेगा। आप में से जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। रोजगार में मानसिक भ्रम खास तौर से उत्पन्न हो सकता है। शारीरिक और मानसिक शक्ति में, क्षमता में, कैपेसिटी में कुछ कमी आ सकती है और फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है हर किसी को लॉस होगा ही होगा। जो सावधान रहेंगे वो उस लॉस से बच पाएंगे। स्वयं या संतान के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद बढ़ सकता है और यात्रा में असुविधाएं हो सकती है। व्यक्ति स्वयं को असहाय या ये बोल सकते कमजोर अनुभव करने लगेगा।
आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में सुख भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होने के आसार बनेंगे। कोई नई योजना पर कार्य आरंभ करने का विचार बना सकते हैं। कोई स्ट्रेटजी या कोई प्लानिंग, कोई स्टार्टअप की आपके दिमाग में आइडिया कौन सकता है और उस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मानसिक और शारीरिक समस्याएं भी आ सकती है और कई बार घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में कमी महसूस होगी। वहीं जमीन जायदाद संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इस गोचर में अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। यात्रा में भी प्राय असुविधाएं ही मिलेंगी। परिवार के लोग ही विरोधी हो सकते हैं और या फिर विरोधी बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। वैवाहिक सुख में भी, दाम्पत्य सुख में भी अड़चनें आएंगी। मान हानि की संभावनाएं या अपमान होने की संभावनाएं बनी रह सकती है। आइए अब बात करें तुला राशि की। तो आपकी राशि से तुला राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा, गोचरवश प्रवेश होगा और यह बहुत शुभ होगा। अब रोगों से राहत, सुख, चैन, अमन जैसे शुभ फल मिलेंगे और इस समय आप स्वयं को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सज्जनों और अधिकारियों से मेल मुलाकात होने लगेगी। संतान या मित्रों से फाइनेंशियल गेन तथा सम्मान मिलेगा। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी बनने लगेंगे। शत्रुओं की आसानी से हार हो सकती है तथा व्यक्ति लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस अवधि में प्राय लोगों को उच्च पद की प्राप्ति होती देखी गई है और व्यक्ति सबसे अच्छा व्यवहार करने लगता है। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से या गलत संगति आपकी हो सकती है, उन लोगों से मुलाकात हो सकती है। स्वयं का स्वभाव भी धोखाधड़ी करने वाला, धूर्तता या फ्रॉड वाले की ओर अग्रसर हो सकता है। जैसी संगति होगी वैसा ही कुछ सीखने को मिलेगा। सेकंड हाउस में सूर्य के आने से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनने लगेंगे और जो पेरेंटल प्रॉपर्टी भी आपको मिलने का योग बन सकता है, लेकिन सिर में दर्द रहने लगेगा, आंखों में इन्फेक्शन परेशान करेगा। व्यापार में और धन संपत्ति के सौदों में पैसा फंसने का डर रहेगा। मित्रों और सगे संबंधियों से विवाद होगा और पूरा महीना अशांति और क्लेश में व्यतीत हो सकता है और ऐसे में सूर्य के उपाय जरूर राहत प्रदान करेंगे। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि में ही गोचरवश सूर्यदेव पधार रहे हैं। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला ये समय होगा। साथ ही आपकी कार्य क्षमता और कार्य कुशलता, आपका हुनर, आपकी काबिलियत अब इम्प्रूव होगी। आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यह भी संभव है कि आप में अहंकार की भावना भी आ जाए। हालांकि रुपए पैसे का नुकसान हो सकता है। मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा थकान या पेट के रोग, आंखों के रोग बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं या इनसे कष्ट उठाना पड़ सकता है। अधिकतर समय बिना किसी कारण के घूमते रहेंगे। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने परिवार से बहुत बार अलग भी रहना पड़ सकता है। हो सकता है कोई कामकाज के कारण या कोई नौकरी के कारण, ट्रांसफर के कारण या बिजनेस संबंधी काम से। संबंधियों, मित्रों और सज्जनों से झगड़ा या विवाद होने से मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से द्वादश भाव में 12th हाउस में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। इससे विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन कामकाज और जो पद है उसमें समस्याएं आ सकती है। नौकरी पर बात आ सकती है या नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। खर्च बहुत अधिक होगा। बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ, मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है। बुखार या इन्फेक्शन जैसी परेशानियां पैदा हो सकती है और डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा गड़बड़ बना रहेगा और आपको अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी इस समय चिंतित रहेंगे या चिंता करनी पड़ेगी। सरकारी विभागों की ओर से विरोध होगा। आंखों में कष्ट की संभावनाएं बनी रह सकती है। मित्रों का व्यवहार भी एक प्रकार से शत्रुतापूर्ण हो सकता है। दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगेंगे। अपमानित होने की स्थिति बनने लगेगी या बन सकती है, तो उससे आपको बच करके रहना है, क्योंकि 12th हाउस होता है अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद का। ऐसी स्थिति में ये सब कुछ आपके आसपास मंडराएगा। उससे जितना आप बचेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा और ये पॉजिटिव होगा और इससे पूंजी में वृद्धि के योग बनेंगे। आपके कामकाज में भी, आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रदर्शन सराहनीय होगा। हर प्रकार का लाभ, आर्थिक उन्नति, फाइनेंशियल गेन, शानदार खाना पीना, नई पोस्ट या नई नौकरी, साथ में बड़े लोगों की आपको कृपा प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य अब अच्छा रहने लगेगा। मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, अभिषेक आदि में आप इन्वॉल्व होंगे। आध्यात्मिकता और सात्विकता में वृद्धि होगी। सरकारी लोगों से सपोर्ट आपको मिलेगा और प्रमोशन, जिन लोगों का ड्यू है उनको प्रमोशन या अप्रेजल मिल सकता है। वहीं आपको पिताजी से लाभ या बहुत अच्छा परामर्श मिल सकता है या उनका सहयोग आपको मिल सकता है। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 10th भाव में 10th हाउस में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा और ये आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य दिग्बली माने जाते हैं। अब रुपया पैसा, हेल्थ
दोस्तों, इन सभी का सुख मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। कोई नई या प्लानिंग पर, नई योजना पर काम शुरू करना चाहते हैं या नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए समय उपयुक्त है। नौकरी में चेंज करने के इच्छुक जातकों को भी कुछ सही अवसर प्राप्त हो सकते हैं, अच्छी संभावनाएं आपको मिल सकती है। सरकारी अधिकारियों से या प्रतिष्ठित लोगों से दोस्ती बढ़ सकती है, संपर्क बढ़ सकता है, सज्जनों द्वारा लाभ मिलेगा, हर कार्य में सफलता मिल सकती है, प्रमोशन या अच्छी पोस्ट मिलने का अवसर प्राप्त होने वाला है, सम्मान, गौरव और रुतबा आपका बढ़ेगा, यह निश्चित है। आइए अब बात करें सूर्य के दोष निवारण के उपायों के बारे में। आपकी राशि से 3rd, 6th, 10th और 11th भाव में जब जब सूर्य गोचरवश आएंगे तब तब आपकी स्थिति अनुकूल होगी या पॉजिटिव फल मिलेंगे। बाकी राशियों को या तो अशुभ फल या मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में जिन राशियों को अशुभ फल मिलने वाले हैं उन लोगों को सूर्य के दोष निवारण के उपाय जरूर करने चाहिए और उन उपायों में नित्य सूर्य को अर्घ्य देना है, भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करनी है, सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए 12 आदित्य कवच बना करके धारण करना है और सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और यहाँ पे सूर्य के बीज मंत्र है ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए जितना भी समय आपके पास हो। और जो लोग गायत्री उपासक हैं उनको सूर्य के गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है या सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। हर रविवार को प्रातः सूर्य की होरा में अर्थात सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर गेहूँ, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना, गाय या गाय का बछड़ा या गाय बछड़े सहित दान करें। और यही दान सूर्य के नक्षत्रों में जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ में करना और ज़्यादा शुभ माना जाता है और ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। इस उपायों के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ में दान भी किया जा सकता है और उसमें से जो वस्तुएं उपलब्ध हो उसका भी दान किया जा सकता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। सूर्य की कमजोरी से अपयश, हृदय रोग और हड्डियों की समस्या है तो रविवार को इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं और उपायों की। स्नान के द्वारा कैसे उपाय कर सकते हैं। जब गोचर में सूर्य अनिष्टकारक स्थिति में हो तो व्यक्ति को स्नान करते समय जल में खसखस या लाल पुष्प या केसर डाल कर स्नान करना शुभ रहता है। तो खसखस, लाल पुष्प या केसर सभी वस्तुएं सूर्य की कारक वस्तुएं तथा सूर्य के उपाय करने पर अन्य अनिष्टों से बचाव करने के साथ साथ व्यक्ति में रोगों से लड़ने की शक्ति का विकास होता है। इसलिए ये छोटा सा उपाय आप रोजाना कर सकते हैं जब भी सूर्य प्रतिकूल स्थिति में हो। यह एपिसोड आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यह जो राशिफल है आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बताया है। आप अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण से भी इस गोचर को जान सकते हैं, गोचर फल को जान सकते हैं। और जब भी समस्याएं गंभीर हो, बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, जीवन का बहुत बड़ा मौका हो, उसमें भी भविष्य को झांकने के लिए भी, जिज्ञासाओं के समाधान के लिए भी आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण समय समय पर जरूर करना चाहिए। क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। जो गोचर का राशिफल है, एक राशि के करोड़ों लोग होंगे तो करोड़ों लोगों पर सेम राशिफल घटित नहीं हो सकता, असंभव है, यह आपको भी पता है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपके योग आपके अपने हैं। क्योंकि जिस समय, जिस स्थान पर, जिस दिन आप जन्म हुए हैं, जन्म लिया है, वो जो योग मिले हैं, जो ग्रहों की डिग्रियां मिली है, उनसे आपकी जन्म कुंडली बनी है। और एक ही जन्म कुंडली में 16 वर्ग हैं जो आपके हर प्रश्न के लिए अलग कुंडली जिम्मेदार बनती है। और इसीलिए मैं समय समय पर आपको बतलाता हूं कि आपके पास में एक विस्तार से कुंडली, विस्तृत कुंडली होनी चाहिए जिसको राजयोग की कुंडली कहते हैं। उसमें वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष और लाल किताब, इन सभी की विश्लेषण, कुंडलियाँ और उपाय मौजूद है। और साथ ही साथ राजयोगों का विश्लेषण, राजयोगों की कैलकुलेशन और साथ में लिस्ट, आपकी कुंडली में कितने शुभ, कितने अशुभ या कितने मिश्रित योग है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है, जिससे आप अपने जीवन की प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको राजयोग की दशा कब आने वाली है। जब भी आपके मन में जिज्ञासा हो राजयोग की कुंडली निर्माण की या कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है और वहाँ पर अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, जिससे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर पाएं। जो भी आपकी समस्याएं, जो भी आपकी जिज्ञासाएं, जो भी प्रश्न हैं, उनका आप समाधान ले पाएं, उनका आप उत्तर जान पाएं। और जो भविष्य में झांकना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इन सभी का जानकारी आपको मिल सकती है। और ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय सिर्फ आपके लिए, आपकी कुंडली से। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान सूर्य नारायण आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।